चलिए, तो क्लास, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हेलो एवरीवन, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, सो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर, कौन सा चैप्टर है बताइए फटाफट, कोई बेरक में देख के। आई बिलीव चैप्टर 5 होगा ये, पर देखिएगा किसी के पास बेरक पड़ी है तो। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन की, जो कि सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 99 तक है। फिर उसके बाद 100 आ जाता है। 100 बेसिकली ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी की बात करता है। तो ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा, पहले इसमें जो ऑफेंसेस थे वो अलग अलग जगह पे थे। जैसे कि अगर हम बात करें क्या बोलते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट है, वॉयरिज्म है ना, स्टॉकिंग वगैरह है, वो पहले 354 में था। 354 ए बी सी डी इन सब में था। रेप जो है हम लोग 375 में पढ़ते थे। देन उसके बाद जो है कुछ वुमेन के अगेंस्ट में ऑफेंस होता है, क्रुएलिटी वगैरह वो वाला, वो सारी चीजें हम लोग 498 ए वगैरह इन सब जगह पर पढ़ते थे। तो ये जो जितने भी सेक्शन हैं, जितने भी सेक्शन हैं वो सब अलग अलग जगहों पे पहले थे। ठीक है, वहां पे अलग अलग जगहों पे थे पहले। लेकिन अब क्या किया गया है कि जो नया हमारा बीएनएस बना है उसमें हमने क्या किया है, जितने भी ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट में है और चिल्ड्रन के अगेंस्ट में है, कुछ कुछ ऑफेंस जैसे कि चिल्ड्रन को ट्रैफिकिंग करके या किडनैप करके बाहर देश में ले जाके बेचा जाता था, वो सब किया जाता है, तो वो भी हमने इसमें ही अब ऐड कर दिया। तो कहने का मतलब है कि वुमेन के अगेंस्ट में और चिल्ड्रन के अगेंस्ट में जितने भी अलग अलग तरीके के ऑफेंस है, सबको हमने एक ही चैप्टर में कंपाइल कर दिया। ठीक है, that is offense against women and children from section 63 to section 99। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आज हम बात करेंगे रेप, सेक्सुअल हरासमेंट का, और ऑफेंस अगेंस्ट जो चिल्ड्रन है उसमें थोड़े मोड़े देखेंगे जरूरत होगा तो, अदरवाइज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उतना ज्यादा आता है। सबसे पहला ऑफेंस है दैट इज रेप, है ना, जिसकी अगर बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस फाइल होते हैं अगर एक तरीके से देखा जाए। और आजकल की डेट में बहुत उस पर हमने लॉ बनाने की कोशिश करी, बट एक ऐसा ऑफेंस है जो अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया है ना। अभी भी बहुत ज्यादा इतने सीरियस नेचर के हम लोग ने रेप के ऑफेंसेस देखे हैं, अगर निर्भया से उठा के देखें और उससे पहले, तो इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, इतने ज्यादा हमने लॉ में चेंजेस किए, बट अभी भी एक ऐसा ये ऑफेंस है जिसमें हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, है ना। 2013 के बाद इसके डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें स्पेसिफिकली ऐड की गई थी कि कैसे एक रेप ऑफेंस हो सकता है। जैसे कि ये जो 4 पार्ट हैं ये बताते हैं एक्टस रियस की। एक्टस रियस का मतलब कि क्या क्या एक्ट जो है वो रेप कॉन्स्टिट्यूट किए करेगा। कि जैसे कि ए कह रहा है कि भाई अगर जो पर्सन है वो फिजिकल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वुमेन के साथ में, या किसी और उस पर्सन को, उस वुमेन को कंपेल करता है कि किसी और के साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करे। ठीक, दूसरा कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट कर दे, या किसी और जो है किसी वुमेन को कहे किसी और के साथ आप उस तरीके से इंडल्ज हो जाओ। तीसरा कह रहा है उसकी बॉडी को मैनिपुलेट कर दे। चौथा कह रहा है कि वो अपने माउथ यूज करे उनके प्राइवेट पार्ट्स वगैरह। तो बेसिकली कहने का मतलब है दीज ऑल लाइक definition which is given under section 63 of the definition of the rape is talks about the actus reus, है ना, एक एक्ट की बात करता है ना। और जो दूसरा पार्ट है इसका वो मेंस रिया की बात करता है। ठीक है, कि मेंस रिया जो है इंटेंशन जो है कैसे होगा, कैसे आप फॉर्म करेंगे, या सामने वाले का क्या चीज उसमें होना चाहिए तब वो रेप में होगा, या क्या चीज रेप में नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है वो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो दूसरा पार्ट है इसका मतलब, जैसे मैंने अभी कहा कि मेंस रिया का मतलब है यहाँ पे इंटेंशन का मतलब, यहाँ पे सॉरी, इंटेंशन का मतलब है कि सामने वाली पार्ट का, सामने वाली पार्टी का जो कंसेंट है, इंटेंशन है, वो उसकी बात हो रही, जो कर रहा है उसकी नहीं। क्योंकि करने वाले का इंटेंशन इमटेरियल है रेप के ऑफेंस में, है ना। किसी इंसान ने किसी वुमन के साथ अगर रेप किया है और वो कहता है, कहेगा बाद में कि मेरी इंटेंशन नहीं थी, देन ही कैन नॉट टेक द प्ली, है ना, उसको लायबल यहाँ पे किया जाएगा। तो पॉइंट ये है कि जो पहला पार्ट है कहता है एक्टस रियस का मतलब फिजिकल इंटरकोर्स की बात कर रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिजिकल
रिलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स बेसिकली क्या है उसकी बात करेंगे, कैसे कैसे होगा तो हम रेप मानेंगे। दूसरा कह रहा है पार्ट जो इसका है वो कह रहा है कि कैसे कैसे इस सिचुएशन में होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगेंस्ट हर विल, पहला कि अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उसके विल के अगेंस्ट में, ठीक है। दूसरा कह रहा है विदाउट हर कंसेंट। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि विल और कंसेंट में एक डिफरेंस है ना। क्या है डिफरेंस, किसी को याद है वो? विल और कंसेंट में एक डिफरेंस है। व्हाट इज दैट डिफरेंस बिटवीन विल एंड कंसेंट? ये जो है सर अपनी इच्छा के अनुसार किया जाता है, और कंसेंट जो है सो सहमति, अपनी इच्छा हो या ना हो, अगर उस करके भी तो सहमति ली जा सकती है विदाउट इच्छा से। और कोई? सर कंसेंट फोर्सफुली भी हो सकता है, बट जो विल होता है वो खुद की इच्छा से होता है, वो फोर्सफुली नहीं होता है। बेसिकली कहने का मतलब है करेक्ट जवाब कि भाई आप कंसेंट किसी के ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना, फोर्सफुली तरीके से, बट यू कैन नॉट लाइक टेक अ विल ऑफ समवन, बिकॉज विल जो है वो हम अपने तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं। अगर हमको किसी को विल देना है, विल करना है, तो हम अपने तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं, सामने वाले का कोई भी रोल उसमें नहीं होता है। कंसेंट में सामने वाला हमसे रिक्वेस्ट करता है और हम उसको रिफ्यूज करते हैं या उसको अलाउ करते हैं। तो कंसेंट जो है उसमें जबरदस्ती भी ली जा सकती है आपसे, आपके सर पे बंदूक रख दिया और बोला कि भाई कंसेंट दो, लेकिन विल नहीं ली जा सकती, क्योंकि विल अंदर से अपनी एक अंदर फीलिंग है वो बेसिकली। तो अगेन सर विल विदाउट हर कंसेंट, अगर कोई पर्सन ये ऊपर के जो चारों एक्ट है उसमें से कोई भी एक्ट करता है एक वुमन के साथ, तो दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूट अ रेप। दूसरा है कि विथ हर कंसेंट, वहां पे कंसेंट वो दे रही है, बट कंसेंट कब दे रही है? उसको फियर में डाल के, ये कोई भी पर्सन जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसको फियर में डाल के, किसका? डेथ का या हर्ट का, ठीक है। मतलब उसके सर पे आपने बंदूक रखी, वही वाली बात जो अभी मैं बता रहा था कि उसके सर पे आपने बंदूक रखी, बोला कि कंसेंट दो, उसने दे दी। एक उसका कोई दोस्त सामने खड़ा है, उसके फादर सामने खड़े हैं, उसका भाई सामने खड़ा है, या उसकी मदर, कोई भी खड़ा है, उसके सर पे बंदूक रखी और बोला कि अपना कंसेंट दो, उसने दे दी। तो क्या होगा, उसकी कंसेंट मानी जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कंसेंट ऑप्टेन की गई है फियर के थ्रू, और फियर ऑफ कैसा? डेथ का या हर्ट का। अब देखिए बड़ा खतरनाक यहाँ पे वर्ड लिखा गया है एकदम, कि ग्रीवियस हर्ट या इस तरीके का कोई हर्ट नहीं। हर्ट, हर्ट मतलब सिंपल हर्ट, किसी को थप्पड़ भी आपने मारा और बोला कि अगर आपने कंसेंट नहीं दी तो हम इसको और 2 थप्पड़ मारेंगे, तब भी वहां पे कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कह रहे हर्ट क्या होता है? बड़ा एक सिंपल काइंड ऑफ, है ना, सिंपल काइंड ऑफ इंजरी है एक तरह से कहें आपके अगेंस्ट में, है ना। तो उस तक में भी अगर कोई वुमेन अपनी कंसेंट देती है तो कंसेंट जो है वो मानी नहीं जाए। तीसरा ये कंप्लीट। चौथा कह रहा है कि विथ हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड एंड दैट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव दैट ही इज अनदर मैन, he is another man to whom she is or believe herself to be lawfully married। कहने का मतलब ये है कि भाई उसने कंसेंट दी ये सोचकर कि जो पर्सन है जिसके साथ उसका फिजिकल रिलेशन हो रहा है वो उसका या तो हस्बैंड है, ठीक है, और वो उसकी शादी जो है उसके साथ हुई है, लेकिन वो जो पर्सन है उसको पता है कि मैं उसका हस्बैंड नहीं हूं, और ये जो कंसेंट दे रही है वो इसी वजह से दे रही है कि वो समझ रही है कि मैं उसका हस्बैंड। समझ में आ रही? पुरानी मूवियों में ऐसा चीजें होती थी कि भाई शादी किसी और से हुई है और चला गया, लड़का कोई और चला गया वहां पे, है ना, उसके साथ फिजिकल रिलेशन करने। अब लड़की ने शहरे के अंदर तो देखा नहीं कौन था, जो पर्सन गया है उसको पता है कि भाई कौन है, हम उसके हस्बैंड नहीं है, ठीक है, और वो यही सोच रही है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। और देन दोनों के बीच में कोई अगर रिलेशन हो जाता है, फिजिकल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो लड़की की कंसेंट है वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कहने का ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, कि विथ हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन और द एडमिनिस्ट्रेशन बाय him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gave consent। कहने का मतलब है वो नशे की हालत में है, अनसाउंड माइंड है वो लड़की, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस उसको दिया गया है जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रही कि क्या उसके साथ हो रहा है, जो हो रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा, और जिसके लिए उसने कंसेंट दी। तो इस सिचुएशन में भी उसकी कंसेंट जीरो।
उसकी कंसेंट का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप कोई भी पर्सन है, कोई भी मेल पर्सन है, वो उसके साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स करता है उस सिचुएशन में, देन दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। नेक्स्ट है विथ और विदाउट हर कंसेंट व्हेन सी इज अंडर 18 ईयर ऑफ एज। 18 साल से कम वर्ग की कोई भी लड़की है, उसके साथ कंसेंट के साथ अगर सेक्शुअल इंटरकोर्स होता है या बिना कंसेंट के साथ, रेप होगा। और लास्ट की व्हेन सी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। अब अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट का क्या होगा, कोई ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए वो क्या कहते हैं कोमा में है, मान लीजिए कोई वो वेंटिलेटिव स्टेट पे है ना, उस सिचुएशन पे जो है आप कोई लड़का जो है उसके साथ फिजिकल रिलेशन करता है, फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उस सिचुएशन में जो है वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो क्या कहते हैं, जो ऊपर के जो चार जो एक्टिविटीज हैं, जो एक्ट हैं, बेसिकली जो एक्टस रियस हैं, वो अगर इन सातों में से किसी के अंदर फॉल करेंगे तो जाके वो रेप की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पे दो चीजें जो है वो नहीं है। पहला कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट हर कंसेंट, दैट विल नॉट अमाउंट टू रेप। जो भी मैरिटल रेप को लेके बहुत ज्यादा इशू हो रहे हैं कोर्ट में, है ना, कि भाई मैरिटल रेप को भी रेप कंसिडर किया जाए, जिसके ऊपर अभी बहस चल रही है। दूसरा कि जो कंसेंट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर। कोई भी लड़की अगर 18 के बाद जो है अपना कंसेंट देती है, उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप होता है, देन वो आपका रेप में नहीं आएगा। तो ये दो तरीके की चीजें हैं जो आपके रेप में नहीं आएंगे। अदरवाइज अगर देखा जाए तो सारे एक्ट जो है वो आपकी रेप के डिफिनेशन में आएंगे, वेदर इट विल बी विद द कंसेंट और वेदर इट विल विदाउट द कंसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखने की बात ये है कि कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस कहने का मतलब है कि जो रेप का पहले का सिस्टम था और अभी के सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे कि चेंजेस क्या हुए हैं, पहले अगर हम रेप की डिफिनेशन देखें तो पहले की रेप की डिफिनेशन में ये था कि भाई कोई हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और वाइफ की एज जो है कितना साल है, कितना था पहले आईपीसी में 375 में, किसी को याद है? कुछ तो याद रखा करिए, मैं कितना चीजें याद रखा हूँ तो 15 सर। 15 और 16 कितना था, देखिए तो एक बार। 15, ठीक है, कि भाई कोई इंसान अपनी वुमन अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, अगर वो 15 साल से कम उम्र की तब भी वो कंसर्न नहीं माना जाएगा। लेकिन कोर्ट ने इसको चेंज कर दिया था। क्या कर दिया था चेंज करके? एक केस आया आपका, क्या केस का नाम था, कुछ तो बताइए। एक केस आया और उस केस में कोर्ट ने कहा कि ये जो 15 साल है उसको हम जो है 18 साल जो है कंसिडर करेंगे। हम्म चलिए इस केस का नाम मैं आप लोगों को लिखाता हूँ थोड़ी देर में। कहने का मतलब ये है कि जो केस हमारा आया नया वाला, उसमें कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, आप जो है हस्बैंड के केस में भी आप जो है वो 15 साल नहीं रख सकते हैं, गलत है, और आप यहाँ पे भी 18 साल ही इसको कंसिडर करेंगे। तो उस केस के बाद से वो चीज को 18 साल कर दिया गया और ये चीज हमने यहाँ पे अडॉप्ट करी। मतलब कहने का मतलब है पहले वो चीज बेरक में नहीं चेंज हुई थी, वो केस के जरिए चेंज चल रही थी, बट ये चीज अब हमने एक्सप्लेनेशन 2 में चेंज कर दी है। हमने कह दिया है कि अभी कोई भी मैन, मतलब कोई भी मैन किसी वुमन का हस्बैंड होगा तो वो अपनी वाइफ के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट हर कंसेंट तो वो रेप माना जाए। दूसरी तरीके से यहाँ लिखा गया उस बात को, बट वो रेप माना जाए। क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर ऑफ एज इज नॉट रेप। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वो 18 साल से कम उम्र की नहीं है तो वो रेप नहीं होगा। मतलब कि अगर 18 साल से कम उम्र की है तो वो रेप माना जाएगा अगर उसकी कंसेंट के बगैर हो रहा है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट। देन कंसेंट मींस क्या होगा, तो ये बताया गया कि अनइक्वोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट व्हेन द
woman by words, gesture or any other form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual activity। सिंपल सी बात है, कंसेंट का मतलब इन्होंने बता दिया कि भाई वर्ड से, जेस्चर से, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे भी वो अगर वुमेन जो है शो कर रही है अपनी विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर वो शो कर रही है तब हम उसको कंसेंट मानेंगे। बट इसमें एक और चीज यहाँ पे क्लियर की गई कि अगर जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उस टाइम होते वक्त अगर वुमेन फिजिकली रेसिस्ट नहीं कर रही, अपने आप को छुड़ा नहीं रही है, अपने आप को बचा नहीं रही, तो इसका मतलब जो है ये नहीं है कि वो कंसेंट वहां पे अपनी दे रही। इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आपका, सॉरी मूवी है आपके साउथ की, नू या क्या ऐसे कुछ करके उसका नाम है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, क्या नाम है, किसी को याद है उसका? एन से समथिंग कुछ नाम है। मूवी में एक अंधी लड़की रहती है, उसके साथ एक बहुत अमीर घर का कोई लड़का रहता है, वो सेक्स करता है, रेप करता है, उसका बेसिकली कहने का मतलब है। तो वो उस टाइम रेसिस्ट नहीं करती, बट बाद में दूसरे दिन उसकी एक तस्वीर बनाती है। तस्वीर कैसे? मट्टी से एक पूरा उसका चेहरा बनाती है। तो कोर्ट में उससे पूछा जाता है कि भाई आपके साथ अगर जो है वो रेप हो रहा था और आप उस टाइम जो है वो रेसिस्ट करने की जगह पे आप जो है वो उसके चेहरे को टटोल रही हैं, तो बोलती भाई मेरे टाइम में उस टाइम मुझे पता था कि मैं अपने आप को जो है वो उससे नहीं रोक सकती क्योंकि मैं अंधी हूँ, घर में कोई नहीं है। तो मेरे से हुआ कि भाई मैं इसके चेहरा जो है वो देख के पहचान लूँ ताकि मैं जो है कल पुलिस को बता सकूं या हेल्प कर सकूं इसको पकड़वाने में। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पे स्पेसिफिकली ये चीज क्लियर कर दी गई है कि वुमेन फिजिकली रेसिस्ट नहीं कर रही है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने जो है वो कंसेंट दे रखी है उस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, फिर उसमें कहा गया कि मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन वो जो है रेप कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर जो है करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर सब डॉक्टर के ऊपर आप रेप का केस फाइल कर दें, नहीं, वो मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन जो सारी चीजें होंगी वो रेप में नहीं होगा। बट आपको जो मेडिकल प्रोसीजर हैं उनके जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। क्या रूल्स हैं? जैसे कि अगर कोई मेल है और वो फीमेल का चेकअप कर रहा है तो वहां पे एक फीमेल नर्स या स्टाफ कोई खड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन के टाइम में अंदर में जो टीम होगी उसमें फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप जो मेडिकल रूल्स एंड रेगुलेशन है यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो जो भी वहां पे लाइबिलिटी होगी आपको आपके ऊपर वो लाइबिलिटी आएगी। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि रेप जो है एक काइंड ऑफ फिजिकल क्या सेक्सुअल एक्टिविटी है ना, जो कि बेसिकली ABCD में से कोई भी हो सकती है, जो 375 सॉरी सेक्शन 63 का ABCD में आते हैं। बट उसमें होने के लिए या तो वो बिना कंसेंट की हो या तो बिना विल की हो, या फिर कुछ जगह पे कंसेंट हो लेकिन वो कंसेंट कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में फॉल करती हो तब, या फिर वहां पे वो लड़की 18 साल से कम उम्र की हो, या फिर वो अपनी कंसेंट कम्युनिकेट नहीं कर सकती हो। इन सारी सिचुएशन में होना जरूरी है। अगर ये होता है तो फिर वहां पे वो रेप की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद कंसेंट का मतलब क्या होगा? तो कंसेंट का मतलब होगा कि कोई भी वुमेन जब अपने एक्सप्रेशन को बाय वर्ड, जेस्चर या कोई भी वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से सामने वाले को कम्युनिकेट करती है और अपनी विलिंगनेस शो करती है, अपनी इच्छा जाहिर करती है कि भाई यस आई एम विलिंग टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट, देन इन दैट पर्टिकुलर केस उसकी कंसेंट मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर वुमेन फिजिकली रेसिस्ट नहीं करती तो दिस कैन नॉट बी अ सोल ग्राउंड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ हर कंसेंट, मतलब कि ये सिर्फ मान ली जाए कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए उसकी कंसेंट थी, अगर वो रेसिस्ट नहीं करती है तो। और बाकी सारी चीजें से आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। मेडिकल प्रोसीजर, इंटरवेंशन, रेप नहीं माना जाएगा। और कोई भी अगर मैन है वो अपनी वाइफ का जिसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है उसके साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी रेप मानी नहीं जाएगी, इवन दैट एक्टिविटी इज विदाउट हर कंसेंट। समझ में आ रही? तो इसी चीज के ऊपर ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है ना, इसी चीज के ऊपर अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। देख लीजिए फ्यूचर में क्या होगा, इट विल बी रिमूव्ड और इट विल बी इन एग्जिस्टेंस। अभी फ्यूचर में ये डिसाइड होगा। देन उसके बाद सारी चीजें पनिशमेंट फॉर रेप के ऊपर है। सिंपल सी बात है कि सिर्फ अगर रेप कोई ऑफेंस करता है तो उसको 10 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट है, एंड दैट पनिशमेंट शुड बी रिगरस, और उसमें फाइन भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 है, और उसके बाद जो है
मतलब मैक्सिमम 10 का कहने का मतलब है कि पहले आपको कह रहे हैं कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ देंगे, फाइन देंगे, और अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं देंगे तो मैक्सिमम उसमें जो है, मिनिमम जो है उसमें 10 साल तो कम से कम आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 10 साल से कम की सजा हम देंगे ही नहीं, तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ रेप के केस में सजा। पहले 7 साल थी, फिर बढ़ी, अभी फाइनल जो है बीएनएस में वो आपकी मिनिमम 10 और मैक्सिमम जो है आपकी वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, फिर उसके बाद कैटेगरीज बनाई गई है कुछ, है ना। कैटेगरीज मतलब कि कोई वुमेन है वो 16 साल से कम उम्र की है तो उसके साथ रेप होगा तो क्या सजा है। कोई वुमेन है जो 12 साल से कम उम्र की है उसके साथ रेप है तो क्या होगा। तो कहा गया है कि अगर कोई वुमेन है वो 16 साल से कम उम्र की है तो वहां पे सजा होगी मिनिमम 20 ईयर, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और अगर कोई 12 साल से कम उम्र की है तो वहां पे मिनिमम 20 ईयर, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और यहाँ पे डेथ भी है। ठीक है, तो अगर हम तीनों की कैटेगरी निकाले तो तीनों में अलग अलग पनिशमेंट है। पहला वाला जो है उसमें है मिनिमम 10 मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, दूसरा वाला में है मिनिमम 20 मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा में है मिनिमम 20 मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ। ठीक है, मतलब नॉर्मल कोई वुमेन है 18 साल की है, मतलब 16 साल से ऊपर की, 18 साल की भी नहीं, 16 साल से ऊपर की, तो उसके साथ अगर रेप होता है तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। 16 साल से कम है, ये 12 साल से 16 साल के बीच में है तो मिनिमम 20 मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और अगर 12 साल से कम है तो उसमें मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या डेथ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर इसमें एक और पॉइंट यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि दैट जो भी इस केस में कन्विक्टेड पर्सन होगा, दैट कन्विक्टेड पर्सन मस्ट पे ए रीजनेबल compensation and that compensation should be used to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim। तो जितना भी फाइन और जितना भी पैसा उस पर्सन के ऊपर इम्पोज किया जाएगा वो सारा पैसा उठा के विक्टिम को दिया जाएगा उसके मेडिकल एक्सपेंसेस और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए। ठीक है, सो इसलिए जो है हमेशा ध्यान रखेगा कि कोर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा फाइन लगाए इस चीज में, क्योंकि इतना फाइन कम से कम उस इंसान के ऊपर लगना चाहिए, सजा के साथ साथ इतना फाइन कम से कम लगना चाहिए कि जिससे उस वुमेन की जिसके साथ उसने वो ऑफेंस किया है उसको रिहेबिलिटेट और उसको मेडिकल एक्सपेंसेस उससे दिलाया जा सके। ठीक है, तो ये कोई भी पैसा जो फाइन लगेगा वो सरकारी खजाने में नहीं जाएगा, ये सीधा सीधा विक्टिम के पास जाएगा। ठीक है, फिर अगर वुमेन की डेथ हो जाती है रेप के बाद या वो एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है तो उस सिचुएशन में भी जो है क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, सजा जो है 20 साल से कम की नहीं होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और डेथ है। मतलब वेजिटेटिव स्टेट का मतलब कि ऐसे सिचुएशन में जहां पे वो अब कोई उसकी एक्टिविटी नहीं हो रही है, अब लग रहा है कि कुछ दिन के बाद हो सकता है उसकी डेथ हो जाएगी, एकदम कोमा में है और एकदम अधमरी हालत में है, ऐसी सिचुएशन पे कहने का मतलब है चली जाए तो रेप के ऑफेंस के बाद, जैसे कि आप लोगों ने निर्भया वाले केस में देखा था। तो उस सिचुएशन में अगर वुमेन चली जाती है रेप के बाद में तो उसके ऊपर फिर 365 का जो पनिशमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके बाद उसके ऊपर फिर 66 का जो है पनिशमेंट वो एप्लीकेबल हो, क्योंकि यहाँ पे उसने और ज्यादा हार्म उस वुमेन को पहुंचाया। तो इस वजह से यहाँ पे जो पनिशमेंट है दैट शुड बी मिनिमम 20 ईयर एंड मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और अगर डेथ हो गई है, वेजिटेटिव स्टेट में वुमेन चली गई, तो यहाँ पे डेथ पेनल्टी भी कोर्ट उसको दे सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी बीएनएस में नहीं ऐड की गई है ना, अमेंडमेंट्स के बाद ऐड की गई थी और अब हमने बीएनएस में भी इन सब चीजों को ऐड किया। क्यों? क्योंकि जरूरी है, ये कह रहा ना जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो ऑफेंस है वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। क्या रीजन है अभी तक कोई रिसर्च सही से नहीं पता कर पाई इसके पीछे का, बट द पॉइंट इज कि इस पे कंट्रोल होना इस ऑफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के टाइम। ठीक है, तो इसलिए बस एक अभी इन लोगों ने ऑप्शन देखा कि पनिशमेंट बढ़ा दो, बट पनिशमेंट बढ़ाने के बाद भी आप लोग देखेंगे अगर तो कोलकाता वाला जो आरजी कर हॉस्पिटल का केस है वो भी अभी आपके सामने। सो द पॉइंट इज कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि इनिशिएटिव इस पे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। तो हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जब वो सेपरेट है, ऐसे ही सेपरेट रह रही है तब, है ना, या फिर कोर्ट के ऑर्डर से सेपरेट रह रही, दोनों सिचुएशन में, मतलब उसने घर छोड़ दिया है हस्बैंड का और कह रही कि मैं आज के बाद आपके साथ नहीं रहूंगा, और हस्बैंड जाता है और उसके साथ बिना उसके कंसेंट के सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तब भी वो पनिशेबल होगा, उसको रेप में पनिश नहीं किया जाएगा बट पनिशमेंट मिलेगी, है ना।
तो दूसरा कि क्या कहते हैं वो कोर्ट के ऑर्डर से सेपरेट रह रही है ना, जुडिशियल सेपरेशन हो गया हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, और उनके बीच में फिर जो है अगर वो हस्बैंड जाके वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट हर कंसेंट, तो मिनिमम जो पनिशमेंट है हस्बैंड को वो मिलेगी 2 ईयर और मैक्सिमम 7 ईयर। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है इन सारे चीजों में, वो आपको इनकी पनिशमेंट याद रखना, किस सेक्शन में पनिशमेंट दी है और कितनी दी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब क्या हुआ, तो वो सारी एक्टिविटी जो कि सेक्शन 63 से ए से लेकर डी तक दी है, मतलब कि हस्बैंड के ऊपर वो सारी चीजें एप्लीकेबल होगी जो ए से लेकर डी तक है। उसमें से कोई भी एक्टिविटी अगर वो करता है, कोई भी एक्ट करता है अपनी वाइफ के साथ उसकी कंसेंट के बगैर, तो वो क्या होगा, पनिशेबल होगा फॉर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ। ठीक है, देन उसके बाद 68 कहता है कि पर्सन इन अथॉरिटी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो कहने का मतलब भाई आपको हमने प्रोटेक्टर बनाया कि भाई आप जो है समाज में, सोसाइटी में जो है हमारे लोगों की और हमारी जो वुमेन है उनकी हिफाजत करेंगे, और आप जो है उन्हीं के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में पनिशमेंट और ज्यादा खास इन लोगों के खिलाफ, है ना। पहला कह रहा है कोई पर्सन फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है या अथॉरिटी है, उसकी पोजीशन इन अथॉरिटी में है, वो करता है, तो कोई पब्लिक सर्वेंट है वो करता है, तो कोई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जेल का मैनेजर है, कोई रिमांड होम का मैनेजर है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किसी प्लेस को के कस्टडी में है, मतलब कहने का मतलब है कोई प्लेस उसके अंडर कंट्रोल है, ठीक है, जहाँ पे वुमेन या चिल्ड्रन को रखा जाता है, कहने का मतलब है ना। वुमेन का एक हाउस होता है जहाँ पे जो विक्टिम्स होती हैं वुमेन, या फिर जो क्या कहते हैं हमारे प्रिजनर्स होती हैं वुमेन, उनको भी रखा जाता है जेल के अंदर में किसी जगहों पे। तो उन सब लोगों को जो जहाँ पे रखा गया है, और उनके जो देखने वाले लोग हैं, उन एरियाज को जो मैनेज करने वाले लोग हैं, वो लोग अगर रेप करते हैं, या फिर जो मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल और बीइंग ए स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल, ये वाला ये REG कर वाला केस को अगर हम देख सकते हैं, ये लोग अगर ऑफेंस करते हैं, ऑफेंस ऑफ रेप करते हैं, तो इन सिचुएशन पे यहाँ पर जो है क्या होगा, इनको जो पनिश किया जाएगा वो होगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड शैल आल्सो लायबल टू फाइन। अब देखिए इसमें चीज क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। ये कह रहा है कि आप उस सिचुएशन पे हैं, है ना, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, मैनेजर है जेल के, आप जो है हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में हैं, आप हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, है ना, और आप अपनी जो पोजीशन या अपना जो फिड्यूशरी रिलेशन है उसका एब्यूज कर रहे हैं, और उसको एब्यूज से क्या कर रहे हैं, सामने वाले को इंड्यूस कर रहे हैं, सामने वाले को सेड्यूस कर रहे हैं, सामने वाला मतलब कौन, वुमेन जो है, ठीक है, कि भाई हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई जेल का सुपरिटेंडेंट है ना, वो कह रहा है कि भाई हम तुम्हारी सजा कम करवा देंगे, वो उसको कह रहा है कि भाई तुमको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा जेल के अंदर में, ठीक है। कोई हॉस्पिटल में कोई कर्मचारी, कोई मतलब CMO है हॉस्पिटल का, मान लीजिए, है ना, चीफ मेडिकल ऑफिसर, अब वो जो है जो नर्स है उनको कह रहा है कि हम तुम्हारा प्रमोशन करवा देंगे, कुछ ऐसी सारी चीजें। तो इन सारी सिचुएशन में अपने पोजीशन का अगर कोई गलत फायदा उठा के एक सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उस वुमेन के साथ, या उस वुमेन को सेड्यूस करता है, इंड्यूस करता है कि वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले, तो उस सिचुएशन पे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स अमाउंट ऑफ रेप नहीं माना जाएगा, बट उस सिचुएशन पे वहां पे उसको पनिशमेंट मिलेगी उस ऑफेंस के लिए, और पनिशमेंट होगी मिनिमम 5 ईयर और मैक्सिमम 10 ईयर। तो एक तो देखिए इसमें दो चीजें आपको समझनी है, एक तो 68 जो है वो बात करता है हमारा कि एक पर्सन इन अथॉरिटी है जो अपने पोजीशन का यूज करके सामने वाले से कंसेंट ले रहा है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो रेप है वो रेप नहीं माना जाएगा, जो एक्टिविटी है उसको रेप नहीं मान के उसको हम सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ वुमेन बाय यूजिंग एनी पर्टिकुलर पोजीशन जो भी यहाँ पर दी गई है वो हम मानेंगे, और उसमें जो है सजा उनको मिलेगी। एक फिर उसके बाद कहने का मतलब ये है, तो इसमें सजा जो है आपकी मतलब मिनिमम 5 साल है, मैक्सिमम 10 ईयर है। दूसरा एक आता है आपका एम्प्लॉयमेंट वाला और आपका जो मैरिज वाला, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी आज के टाइम में हुई थी कि भाई अगर कोई हस्बैंड, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं,
कल जो है लड़का जो है चला जाता है या उनके बीच में जो है वो क्या होता है, वो ब्रेकअप हो जाता है, तो उस सिचुएशन पे अगर उन लोगों ने कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा तो क्या वुमेन जो है केस कर सकती है लड़के के अगेंस्ट में कि भाई इसने जो है मुझसे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया था, है ना, इसने देखिए अब मुझसे शादी नहीं करी। तो इस चीज को लेकर जो है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी जब ये सेक्शन आया था तो हुई थी। बेसिकली अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 दिन पहले भी इसमें यही कहा है कि भाई अगर आप लोग एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं और रिलेशनशिप टूट जाता है कल के डेट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराने जितने भी आपके कंसेंट वाले सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो विदाउट कंसेंट वाले हो जाए, है ना, और पर्सन को हम लायबल कर दें, तो ये चीज नहीं होगी। कहने का मतलब ये कि वहां पे इनिशियल डेट से ये हो कि भाई उस लड़के को शादी नहीं करनी है और उस चक्कर में उसने वो लड़की को उस तरीके से फंसाया है और उसके साथ जो है फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश किया। अब स्टार्टिंग से ऑनेस्ट रिलेशनशिप में थे, बाद में आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है और आप अलग हो जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपका पहले जो कंसेंट था, आपने जो नॉर्मल सिचुएशन में दिया था, वो कंसेंट जो है वो विदाउट कंसेंट में बदल जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चली। सेक्शन को देखते हैं क्या कहता है। सेक्शन 69 सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, कह रहा है whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same, क्या भाई आप किसी वुमेन को प्रॉमिस करें कि भाई हम तुमसे शादी करेंगे बट उसका इंटेंशन नहीं था उस चीज को कभी फुलफिल करना, has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall be liable to fine। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज है, एक डिसीटफुल मीन्स और एक है मेकिंग प्रॉमिस टू मैरिज। तो मेकिंग प्रॉमिस टू मैरिज तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो जाता है, डिसीटफुल मीन्स में यहाँ पे इंप्लॉयमेंट वाले आ जाते हैं। ठीक है, कि कोई बॉस है आपका, उसने काम तुम्हारा प्रमोशन करवा देंगे, एक लड़की का कोई बॉस है, उसने प्रॉमिस किया कि भाई उसका जो है प्रमोशन करवा देंगे, और ये प्रॉमिस करके उसने उससे उसकी कंसेंट ले ली। ठीक है, जो है कंसेंट ले लिए, तो उस सिचुएशन में बॉस को भी रेप के लिए लायबल नहीं किया जाएगा बट इस सेक्शन 69 के अंदर में लायबल किया जाएगा। तो डिसीटफुल मींस का यहाँ पे जो मतलब है वो दिया गया है, शैल इंक्लूड्स इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी, मतलब आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के सामने वाले से क्या कर रहे हो, या अपनी आइडेंटिटी दूसरी दिखा के। भाई आपने कहा कि जो है एक लड़का है, जैसे अब इस सिचुएशन यहाँ पे एक देखिए, एक लड़का है, उसने वो है बड़ा गरीब एकदम कंगाल, है ना, लेकिन उसने क्या किया, जो है कहीं पर किसी के अमीर आदमी घर में काम करता था, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ी थी, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां वाड़ियां सब लेकर आता था और वहां से दिखाता था कि मैं बहुत अमीर हूँ। ठीक है, फिर उस लड़की के साथ उसने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के बाद फिजिकल रिलेशन के साथ, तो अब जब सारी चीजें हो गई उसके बाद कह रहा है कि भाई हम तुमसे प्यार वगैरह नहीं करते। ठीक है, और बाद में पता चला कि भाई वो तो वहां पे नौकर था। तो इस सिचुएशन में दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल अंडर 69। जो सेक्शन 69 का जो पर्पस है वो ये है बेसिक, लेकिन कहा जा रहा है ये कि इसको दूसरे तरीके से यूज किया जाएगा कि कभी भी कोई लड़का अगर अपने रिलेशनशिप को तोड़ के जाना चाहेगा तो वो जा नहीं पाएगा। जिस दिन जाने के लिए वो बोलेगा, लड़की बोलेगी कि चलो आ जाओ सेक्शन 69 तुम्हारे ऊपर लगा दे। ठीक है, सो बेसिकली एक दूसरा पॉइंट ये है कि भाई कोई भी बॉस है, कोई भी एम्प्लॉयर है, वो अपनी एम्प्लॉय के साथ अगर कुछ इस तरीके से उसको इंड्यूस करता है कि उसको हम प्रमोशन करा देंगे, उसको एम्प्लॉयमेंट दे देंगे और इसके थ्रू उससे जो है कंसेंट लेता है, तो इस सिचुएशन में भी वो पर्सन लायबल होगा यहाँ पर, नॉट फॉर रेप बट फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 69। ठीक है, तो ये कुछ ऑफेंसेस हैं जो कि वुमेन के अगेंस्ट है बेसिकली, जो आपको ध्यान रखने, रेप वाले, है ना, जो कि रेप होंगे या सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड वाले ऑफेंसेस हैं। देन सर ये सप्रेसिंग आइडेंटिटी है, इसमें जैसे अभी ट्रेंड में चल रहा है कि मेरे से तो रिलीजन दूसरा बता दिया था और ही बिलोंग्स टू सम अदर रिलीजन, तो इसी में आएगा वो? हाँ बिल्कुल, इसमें ये भी सारी चीजें हैं बट द पॉइंट इज वही कि कहने का मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग में सबको सब पता होता है ना, बट उस टाइम में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, लेकिन लास्ट में जब लोग टूटते हैं, रिश्ता टूटता है किसी वजह से, तो फिर वो सारी चीजें इसमें आने लगती है ना।
तो ये भी चीज है कि रिलीजन अगर गलत बता के आप जो है वो रिश्ते में आ रहे हैं, फिर सारा रिलेशन हो रहा है, फिर बाद में कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको तो आपके साथ रहना नहीं है, माँ बाप अलाउ नहीं करेंगे, ये सारी चीजें हैं, या हम लोग का एक रिलीजन नहीं, हम लोग की शादी नहीं हो सकती, तो उस सिचुएशन में ये सेक्शन जो है वो केम इनटू एग्जिस्टेंस, कहने का मतलब है हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे गैंग रेप पर। तो गैंग रेप तो सिंपल सी बात है कि जो भी सेक्शन 63 में जितने भी तरीके हैं एक रेप के, वो अगर वन और मोर पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग ए ग्रुप ऑफ एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, है ना भाई, एक से ज्यादा लोग जब कॉमन इंटेंशन में इस रेप के ऑफेंस को करते हैं एक वुमन के साथ, तो वो जो है गैंग रेप की कैटेगरी में आएगा, और सारे लोगों को माना जाए कि उन्होंने सबने ईच ऑफ दोस पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप एंड शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर बट व्हिच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। 20 साल से कम की सजा उनको नहीं मिलेगी सारे लोगों को, और उनको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मैक्सिमम मिलेगा, जिसका मतलब वो अपने पूरी नेचुरल लाइफ जो है वो वहां पे जेल में काटेंगे। फिर उसके बाद व्हेन अ वुमन अंडर 18 ईयर, 18 साल से कम उम्र की है, उसके साथ कोई रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, तो जो पनिशमेंट है वहां पे डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे कि 12 साल वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि 16 साल हो चाहे 12 साल हो, कितने भी साल हो, 16 साल से कम उम्र के जितनी भी वुमेन है उनके साथ अगर गैंग रेप होता है तो सबको 3 में से कोई भी पनिशमेंट कोर्ट दे सकता है। एक मिनिमम 20 ईयर, सॉरी ये मिनिमम 20 ईयर कह रहा हूँ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और आपका डेथ। ठीक है, तो दो है यहाँ पे, एक तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ देगा, या फिर जो है आपका डेथ पेनल्टी देगा। ठीक है, दो है। अगर वहां रेप होता है सिर्फ तो उसमें मिनिमम 20 साल की पनिशमेंट रखी है, बट गैंग रेप हो रहा है तो कोई मिनिमम पनिशमेंट नहीं, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या डेथ, दोनों में से कोई एक होगा गैंग रेप के केस में। ठीक है, 12 साल वाला भी कैटेगरी यहाँ पे कोई नहीं, सिर्फ 16 साल से 18 साल, सॉरी 18 साल से कम उम्र में जितने भी वुमेन होंगे इनके साथ अगर गैंग रेप होता है तो उनके साथ जो है वो जो एक्यूज्ड हैं, जो जो कन्विक्टेड पर्सन है, बेसिकली नॉट एक्यूज्ड, कन्विक्टेड पर्सन जो है उनको जो है सजा मिलेगी जो है या तो डेथ की या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो थोड़ा सा चीजें जो है आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है कि जो रेप का ऑफेंस है उसमें वुमेन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक 16 साल से प्लस, एक 16 साल से कम और 12 साल से ऊपर, और एक 12 साल से नीचे। ठीक है, इन सब में पनिशमेंट अलग है, लेकिन गैंग रेप के केस में सिर्फ 2 कैटेगरी है, एक 18 प्लस और एक 18 माइनस। ठीक है, 18 साल से कम और 18 साल से ऊपर। 18 साल से ऊपर के साथ है तो रेप जो सजा है उसमें 20 साल मिनिमम, मैक्सिमम आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और अगर 18 साल से कम है तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अगर देखें तो, और मैक्सिमम डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बस इतना रेप के केसेस में, रेप का जो ऑफेंस है उसमें ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, बाकी इसमें वैसा पढ़ने वाला समझने वाला ये सारी चीजें उसमें और कुछ नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि सवाल का जो क्वेश्चन है आपका वो पनिशमेंट से ही पूछा जाता है। कभी कभी एग्जाम जो है में आपके पूछ लिए जाते हैं गैंग रेप की पनिशमेंट कितनी है, 18 साल से कम उम्र है तो उसमें, तब सबको लग रहा हो कि यार यहाँ पे तो 18 साल नहीं 16 और 12 की कैटेगरी है, तो गैंग रेप में 16 और 12 का तो कोई यहाँ पे कैटेगरी ही नहीं किया गया, सिंपल किया गया 18 साल से कम। 18 साल से कम होगा जो है सजा ये मिलेगी आपको। ठीक है, रिपीटेड ऑफेंडर है, मतलब सेक्शन 64, 65, 66, 70 इन सब के रिपीटेड ऑफेंडर हैं ये लोग, तो क्या मिलेगा, तो जो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मींस इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ नेचुरल लाइफ और डेथ, है ना। अगर 64, 65, 66 और 70 इसमें पहले आपको कन्विक्ट किया जा चुका है और करने के बाद आप फिर निकले और आपने फिर दोबारा से वो ऑफेंस कर दिया, तो आपको अब जो सजा मिलेगी उसमें मिनिमम जो 20 साल और 10 साल और इसे भूल जाइए। अब आपको या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगी, आपके नेचुरल लाइफ तक आप जेल में रहेंगे, या फिर आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर, या आपको फिर डेथ ही पेनल्टी देंगे, बोलेंगे यार खत्म ही करो इसको, ये इंसान जो है वो अब दुनिया में रहने लायक है नहीं, दोबारा ऑफेंस कर रहा है, इतना साल जेल में सजा काट गया फिर भी नहीं सुधरा, तो इसको खत्म ही करो, फांसी की सजा देता। ठीक है,
डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, तो बेसिकली जो भी रेप विक्टिम्स वगैरह हैं इन सारे केसेस की है ना, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, इन सब की जो भी विक्टिम हैं बेसिकली उनकी आइडेंटिटी को आपको रिवील नहीं करना है। तो आप लोग देखते होंगे कभी भी जब भी प्रोटेस्ट होता है तो या तो नाम चेंज कर दिया जाता है या उनके फेस पर जो है वो ढक दिया जाता है ना, एक क्या बोलते हैं वो ब्लर कर दिया जाता है। जब भी अगर मीडिया वगैरह भी दिखाती है तो उनके फेस को ब्लर कर देती है। तो अगर कोई आइडेंटिटी विक्टिम की रिवील करता है तो उसको जो है पनिशमेंट है, दैट इज आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर और शैल आल्सो लायबल टू फाइन, 2 साल तक की सजा है और आपका फाइन भी है। सेक्शन 72 बस इतना ये याद रखिए कि रेप विक्टिम का जो भी पर्सन आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा, ठीक है, आइदर प्रिंट करेगा, पब्लिश करेगा उसका नेम, या उसके रिगार्ड में कोई भी उसका मैटर है, उसके माँ बाप का नाम, सारी चीजें जो है, घर का पता, कुछ भी चीजें उसके बारे में बताएगा, तो उस पर्सन को जो है वो सजा मिलेगी अप टू 2 ईयर और ऑल्सो लायबल टू फाइन। ठीक है, बस इतना इसमें याद रखना। फिर 73 बेसिकली मीडिया हाउसेस के लिए है, या जो न्यूज रिपोर्टर बने फिरते हैं, यूट्यूबर बहुत बड़े जो है ना, इन लोगों के लिए जो फटाफट होता है ना, कि अभी बीच में आप लोगों को ध्यान भी होगा कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, सारे मीडिया हाउस उठ के बताने लगे कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला। भैया सीबीआई की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने खोली भी नहीं थी। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट। ओके, सो बेसिकली हम क्या बात कर रहे थे कि जो भी मीडिया हाउसेस हैं वो क्या करते हैं कि भाई जो भी न्यूज में हो रहा है, जो भी कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट की प्रोसीडिंग जो चल रही है उस विक्टिम के केस के रिगार्डिंग, वो फटाफट एकदम जो है पूरा एकदम उसको हाईलाइट करने लगते हैं, बताने लगते हैं कि आज कोर्ट में ये हुआ और ये रिपोर्ट पब्लिश हुई और इसमें ये बातें थी, ऐसे हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया, कोर्ट ने ऐसे झाड़ा वैसे बोला। तो ये जो सारी बातें हैं वो आप प्रिंट और पब्लिश नहीं कर सकते जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। जैसे कि सीबीआई वाला जो कोलकाता वाला केस था, उसमें सीबीआई की रिपोर्ट आई, कोर्ट ने निकाला, देखा और वैसे लिफाफे में बंद करके वापस वहां पे दे दिया, बोला भी नहीं, कोई डिस्कशन भी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या जो है इस रिपोर्ट में था। ठीक है, बट फिर भी मीडिया हाउस एकदम ऐसे थंबनेल बनाता है कि भाई ये रहा जो है सीबीआई की रिपोर्ट में बात जो कही, और ऐसे ऐसे करके ये लोग जो है वो न्यूज बनाते हैं सिर्फ अपनी न्यूज को बेचने के लिए। तो अगर ऐसा कोई किया जाता है, कोई भी मतलब कोई यूट्यूबर ही है कर रहा है, कोई मीडिया हाउसेस करे, या कोई नॉर्मल पर्सन, मैंने ही कल जो है अपना यूट्यूब चैनल खोला और उसमें जो है बताने लगे, या अपने लाइव चला गया फेसबुक और जाके ये सब बताने लगा, तो मेरे लिए जो पनिशमेंट होगी दैट इज अप टू 2 ईयर और फाइन अंडर सेक्शन 73। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि जो भी बेसिकली रेप विक्टिम है उनकी कोई भी डिटेल आपको रिवील नहीं करनी है, और ना ही उनके बारे में जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है उसको बिना कोर्ट की परमिशन के आपको रिवील नहीं करना है। कोर्ट की परमिशन कैसे मानी जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लाइव प्रोसीडिंग चल रही है किसी पर्टिकुलर केस की, अब वहां पे कोर्ट में जो भी चीजें चल रही है तो इसका मतलब है भाई कोर्ट ने वो परमिशन दे रखी। जब आप सब खुद ही कोर्ट चीजों को पब्लिक कर रहा है तो दैट मींस कोर्ट हैव गिवन द परमिशन। बट कोई चीज कोर्ट ने छुपा के करी
है ना, कोई रिपोर्ट आई, कोर्ट ने उसको देखा, चुपचाप सर्कल, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया, तो इसका मतलब है यू हैव नॉट परमिशन टू लाइक print or publish any information that the court has not discussed in the court basically है ना, जजेस जिन्होंने डिस्कस नहीं किया कोर्ट के अंदर में, तो आपको भी परमिशन नहीं है उसको डिस्कस करने की, है ना। आप बैठ के नहीं कि भाई हमें सूत्रों से पता चला है कि भाई उस रिपोर्ट में ये बात लिखी गई थी, ये सब चीजें आपको नहीं करनी। अगर आपने किया तो फिर भाई आपको सजा मिलेगी उसकी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा 74, दैट इज आउटरेज ऑफ मोडेस्टी ऑफ वुमेन। अब किसी को पता है कि आउटरेज ऑफ मोडेस्टी ऑफ वुमेन या मोडेस्टी ऑफ वुमेन क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोडेस्टी ऑफ वुमेन, क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, सर मॉडेस्टी एक एक टाइप का वर्च्यू है जो सिर्फ बाय बर्थ ऑफ बीइंग ए वुमन उसको अटेन हो जाता है, मिल जाता है सर। सही है, सही जा रहे हैं। और बताइए। बेसिकली देखिए, एक नेचुरल कह रहे हैं ना कि जैसे हमारी बॉडी है ना, मैन की भी और वुमेन की भी, तो जो वुमेन की बेसिकली अगर कहें, उनका जो बॉडी है, उनका ड्रेसअप है, उनका बिहेवियर है, ये सारी चीजें बेसिकली मॉडेस्टी में आती है ना। उनका एक बिहेवियर, उनका ड्रेसअप, उनका जो कहते हैं नेचर, एक तरह से हम सारी चीजें अगर लें, मतलब जो भी नेचुरली उनका जो वो है, तो वो सारी चीजें मॉडेस्टी में आएगी। अगर कोई चीज उसकी मॉडेस्टी को ऑटरेज कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी है जो उसकी मॉडेस्टी को ऑटरेज कर रहा है, तो दैट विल बी ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड। अब वो कैसे होगा, वो सारी चीजें हम लोग 74 75 इसमें पढ़ेंगे। पहले ये 354 ऐसे इसको लिख लीजिए सामने, 354 और 354 ए से डी तक था, इसमें सारे ऑफेंसेस ये मॉडेस्टी वाले, है ना। अभी हमने इसको यहाँ पे डाला। तो 74 क्या कह रहा है कि भाई प्रोवाइड दैट पनिशमेंट फॉर यूजिंग असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स। अब देखिए दो चीजें हैं कि वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरीच कैसे किया जा सकता है, असॉल्ट से और क्रिमिनल फोर्स से। दो एक्टिविटी हैं आपके, एक असॉल्ट, असॉल्ट का क्या मतलब होता है कि भाई किसी को आपने इस तरीके से सामने, किसी के सामने आपने इस तरीके से कोई एक्टिविटी करी जिससे सामने वाले को लग रहा है कि आप उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाले, उसके दिमाग में रीजनेबल एप्रीहेंशन आ गया, है ना। आपने किसी के ऊपर हाथ उठाया और उसको डर लगा कि भाई आप मेरे खिलाफ फोर्स यूज होने वाला है, मुझे मार पड़ने वाला, सो दैट इज असॉल्ट। क्रिमिनल फोर्स बेसिकली आपने किसी को धक्का दिया ये सोच के कि भाई उसको कोई इंजरी हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई एक्ट उसके अगेंस्ट में हो जाए। तो कहने का मतलब ये कि आपने असॉल्ट किया या क्रिमिनल फोर्स यूज किया विथ इंटेंट टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, तो उस सिचुएशन में आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो नॉट लेस देन 1 ईयर एंड विच मे बी एक्सटेंड टू 5 ईयर एंड शैल आल्सो लायबल टू फाइन। तो अगर वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज करते हैं बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और बाय असॉल्ट, देन द पनिशमेंट इज मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 5 ईयर। अब इसमें कुछ और अदर एक्टिविटी आते हैं जो बेसिकली वुमेन की मॉडेस्टी से ही रिलेटेड है। जैसे कि पहला है सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट में चार चीजें हैं कि फिजिकल कांटेक्ट करें या एडवांस इन्वॉल्विंग अनवेलकम और एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरटन, है ना। तो बस में जाते हैं, लड़के को लोग क्या करते हैं, बॉडी टच कर रहे हैं अपनी वुमन के साथ, है ना। तो ये सारी चीजें जो हरकतें हैं, ये सारी चीजें आएंगी सेक्सुअल हरासमेंट में। ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, ठीक है। तीसरा, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ वुमेन, है ना, उसको नहीं देखनी है पोर्नोग्राफी, बट आप जबरदस्ती उसको दिखा रहे हैं। मेकिंग सेक्सुअल कलर रिमार्क, कोई उल्टे सीधे जो है कमेंट पास करें जब कोई वुमेन पास हो रही है, तो ठीक है। तो these all kind of activity will be considered as an sexual harassment of a woman and this can only be committed by a man under section 75। ये चीज आपको ध्यान रखना। एक लड़की जो है किसी लड़की को जाते हुए कोई कमेंट मार दे तो वो सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आएगा, बट एक लड़का जब मारेगा तब वो सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा, है ना। तो ये चार तरीके से हो सकता है, बट इसमें एक पॉइंट है कि जो फर्स्ट 3 हैं इनमें पनिशमेंट डिफरेंट है और ये जो लास्ट है इसमें पनिशमेंट डिफरेंट है। पहला 3 का अगर कोई ऑफेंस करता है, सेक्सुअल हरासमेंट करता है पहले 3 वाली किसी कैटेगरी में, तो वहां पे जो पनिशमेंट है वो जो है 3 साल तक की है और फाइन है और बोथ है। और अगर जो चौथा वाला है वो करता है तो आपकी जो पनिशमेंट है वो 1 साल तक की और फाइन है और बोथ है,
ठीक है भाई, जाते जाते किसी ने कमेंट मार दिया, अब कमेंट के लिए कह रहा है हमारा लॉ कि भाई 3 साल तक पनिशमेंट देना ज्यादा हो जाएगा। कमेंट किया है सेक्सुअल कलर रिमार्क, तो 1 साल तक बहुत है। 1 साल में मेरे ख्याल से लड़का सुधर जाएगा, दोबारा जो है वो ये हरकत नहीं करेगा। ठीक है, हमारा लॉ ऐसा कहता है। देन नेक्स्ट है हमारा असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रोवाइड दैट एनी मैन हु असॉल्ट use criminal force to any woman or abet such act with the intent of intending of disrobing or compelling her to be naked। कहने का मतलब है कि आप assault यूज कर रहे हैं, आप criminal force यूज कर रहे हैं किसी वुमन के अगेंस्ट में, या अबेट कर रहे हैं कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिसमें इंटेंशन आपका है कि वुमन को डिसरोब कर दिया जाए या उसको कंपेल किया जाए कि वो नेक्ड हो, है ना। तो उस सिचुएशन में जो है माना जाएगा कि आपने जो है ये ऑफेंस किया है सेक्शन 76 के अंदर में। और पनिशमेंट क्या है इसकी, तो नॉट लेस देन 3 ईयर एंड देन मैक्सिमम कैन बी 7 ईयर और लायबल टू फाइन भी एज वेल। ठीक है, तो इसमें कुछ वैसा मतलब समझाने वाली चीजें नहीं है। असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स ये वर्ड आप समझते हैं, कोई भी अगर असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स है कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई लड़की है, आपने उसका दुपट्टा खींच दिया या उसके कपड़े जो है आप फाड़ दिए, तो ये सारी चीजें इसमें है ना। इंटेंट टू डिसरॉप, यूज ऑफ असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसरॉप। ठीक है, फिर कह रहा है प्रोवाइड दैट whoever watches capture। अब देखिए इसमें पहले वर्ड अलग था, पहले ये वर्ड whoever नहीं था, जहां तक मेरा ख्याल है यहाँ पे जनरल न्यूट्रल ये सेक्शन पहले नहीं था। एक सेकंड मुझे चेक करना दीजिएगा। ये जो सेक्शन जो है हमारा वो पहले सिर्फ और सिर्फ मैन को लायबल करता था, लेकिन आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह के देखा होगा, यहाँ पे एक वुमेन थी, वो हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां रहती हैं उनकी फोटो और कैप्चर वगैरह करके जो है कहीं दूर दूर अपने दोस्त को भेज रही थी। तो ये सब सारे इंसिडेंट हुए, और भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिसमें देखा गया कि नहीं वुमेन भी जो है इन सारी चीजों में इन्वॉल्व रहती। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड है वो यूज कर दिया गया whoever। ठीक है, एनी मैन हु वॉचेस पहले था। ठीक है, एनी मैन हु वॉचेस, नाउ द वर्ड यूज दैट whoever watches capture the image or disseminate the image of woman। मतलब कि कोई भी वुमेन को देख रहा है, उसकी फोटो कैप्चर कर रहा है, या उसकी जो फोटो उसने क्लिक करी है उसको डिसिमिनेट मतलब फैला रहा है, दूसरों को भेज वगैरह रहा है। कैसे, कि जब वो वुमेन अपनी कोई ऐसी प्राइवेट एक्ट में हो जो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आता है जहां पे वो एक्सपेक्ट नहीं करती कि कोई उसको ऑब्जर्व करे। अब ऑब्वियस सी बात है, वुमेन जो है वॉशरूम में है, नहा रही है, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है, या फिर वो अपने सेक्सुअल एक्टिविटी किसी के साथ है, उन सब सिचुएशन में एक्सेप्ट कोई भी नहीं करेगा कि भाई एक्सपेक्ट करे कि कोई उसको देखे। ऑब्वियसली बात है, दीज एक्टिविटीज आर प्राइवेट एक्टिविटीज, है ना, जो कि इंसान एक्सपेक्ट नहीं करता है कि भाई वो जो है वो कोई उसको देखे। तो उस सिचुएशन में अगर आप उसको देख रहे हैं, अब ये वर्ड है whoever, अब वहां पे कोई वुमेन भी अगर उसको देख रही है, उसकी फोटो को क्लिक कर रही है, डिसिमिनेट करी, तो वुमेन भी यहाँ पे लायबल होगी। ठीक है, सो आइदर बाय द परपिटेटर और बाय एनी अदर पर्सन एट द बिहेस्ट ऑफ द परपिटेटर शैल बी पनिश। उन लोगों को पनिश किया जाएगा। क्या है पनिशमेंट, कि अगर आप पहले बार कर रहे हैं ये ऑफेंस, ठीक है, मतलब पहले फर्स्ट ऑफेंडर है, तो मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 3 ईयर। लेकिन सब्सिक्वेंट ऑफेंडर है, ढीठ प्रजाति के लोग हैं, सुधर नहीं रहे हैं काम करने के बाद भी, तो यहाँ पे जो सजा है दैट इज मिनिमम 3 ईयर और मैक्सिमम 7 ईयर। मतलब कि जो मैक्सिमम थी पहले की वो अब इसकी मिनिमम हो गई, तो मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम जो है आपके वो 7 साल होगी। हेलो जी, कौन? ठीक है, देन उसके बाद ये कह रहा है कि भाई when the victim consent to capture the image or any act but not to their dissemination to third person and where such image or act is disseminated, such dissemination shall be considered an offense under this section। क्या कह रहा है ये, कि भाई वुमेन ने पहले तो कंसेंट दी कि हाँ भाई मेरी फोटो खींचो। अब जैसे मॉडल होती हैं वो लोग अपनी न्यूड फोटो भी खिंचवाती हैं, उन्होंने दी कि भाई आप फोटो खींचो, हमको कहीं उसको भेजनी है। अब कैमरामैन ने खींची फोटो, अपने पास रख ली, या और उसके बाद उसने कहीं उस फोटो को भेज दिया, फैला दिया। दैट मीन्स दैट कैमरामैन जो है वो फोटोग्राफर जो है हमारा वो इस सेक्शन के अंदर में लायबल होगा। वो ये नहीं कह सकता कि भाई इसने तो परमिशन दी थी मुझे फोटो खींचने। भाई फोटो खींचने की परमिशन दी थी, फोटो को फैलाने की, लोगों में बांटने की तो नहीं दी थी। आपने बांट दिया तो आप लायबल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग।
फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बार ये कौन है पंडित कॉमेडी वाले? क्या है, कौन स्टूडेंट है भाई ये? हेलो यस सर, गुड इवनिंग जी, सर। आपका शुभ नाम? सोनू कुमार पंडित। अच्छा, तो आपने इस आईडी से मतलब क्यों लॉगिन किया भाई? सर ये ईमेल यूट्यूब पे चैनल? है, ईमेल पे जो नाम है ना सर वही शो कर रहा है अभी। अरे भाई इतना खतरनाक। चलिए कोशिश क्या करिए कि आप लोग अपने ओरिजिनल नेम से जुड़ा करें क्लास में, है ना? वही ईमेल से है तो सर वो आ गया है ईमेल वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, ऑप्शन आता है जब आप ज्वाइन करेंगे, तब आप ऑप्शन आता है किस ईमेल से आप ज्वाइन होना चाहते हैं, तो अपनी अच्छे नाम से ज्वाइन किया करें तो अच्छा लगता है। नहीं चलिए सर, बहरहाल कर आगे लेंगे, हम तो अर्जेंट किए। तो नेक्स्ट है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग सिंपल सी बात है भाई, वो जो ढीठ प्रजाति के लड़के होते हैं ना, जो लड़कियों को घूरते हैं, ताड़ते हैं, उनका पीछा करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करती है वो लड़की, कहती है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फिर भी उसको मैसेज करते हैं, भाई नहीं मुझसे एक बार बात कर लो, ये उनके लिए ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है, क्या कह रहा है? फॉलोज ए वुमन एंड कॉन्टेक्ट्स or attempt to contact such women to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication or disinterest by such woman। भाई लड़की कह चुकी कि भाई आई हैव ए बॉयफ्रेंड, मुझसे बात मत करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हमको बात ही नहीं करनी किसी लड़के से, हम लड़कों से नफरत करते हैं, फिर भी वो ढीठ बजेगा नहीं, कह रहा है एक बार बात कर लो, हम वैसे लड़के नहीं, हम औरों से डिफरेंट। समझ में आ रही? तो इस टाइप की जो लड़के हैं उनको स्टॉकिंग में लायबल किया जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे ईमेल कर रहे हैं उसको, है ना? ये देखिए दूसरा लेकर रखे, मॉनिटर द यूज बाय अ वुमन ऑफ इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। उसकी इंस्टाग्राम आईडी को, इन सब चीजों को भी आप चेक कर रहे हैं बार बार उठा के, उसको मेल कर रहे हैं बार बार, मेल पे आप उससे रिप्लाई मांग रहे हैं, है ना? इन सारी चीजों पे भी अगर आप उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करें और बार बार एक आईडी पे वो ब्लॉक कर रही है, आपके दूसरा आईडी से आप लॉगिन करके आप उसको मैसेज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें स्टॉकिंग में आएगी और आपको लायबल किया जाएगा। क्या है पनिशमेंट? फर्स्ट कन्विक्शन 3 साल तक की और फाइन। सेकंड कन्विक्शन जो है आपकी 5 साल तक की और फाइन। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्या है वो एक्सेप्शन भाई? तो 3 एक्सेप्शन है। पहला कि it was pursued for the purpose of preventing or detecting crime and the man accused of the stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detention of the crime by the state। अब भाई कोई पुलिस ऑफिसर है, उसको कहा गया कि ये लड़की जो है ना, हम लोग को लग रहा है कि चोरी कर रही है, सबके घर में जा जाके, एक काम करो कैमरा फिट करके रखो, जहां जहां ये जाती है, जहां जहां आती है, सब चीजें चेक करो। अब पुलिस ऑफिसर ने एक 4-5 कैमरे उसके घर के आगे पीछे लगा दिए, और दूसरा कि वो खुद उसके आगे पीछे घूमता रहता है, तो क्या उस पुलिस ऑफिसर को सजा मिलेगी इसके अंदर में? नहीं। ठीक है। दूसरा, इट वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ और टू कंप्लाई विद द कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय एनी पर्सन अंडर एनी लॉ। अब भाई आपने सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है, हर जगह जगह पे, वहां पे जो है आपका काम है देखना कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब ट्रैफिक पुलिस वाले सारे लोग हैं, वो बैठे हुए, उन्होंने देखा कि एक लड़की जो है वो किसी का पर्स चोरी करके भागी। ठीक है, अब आप सब उसको देख रहे, कहाँ वो जा रही, सारे कैमरे में आप चेक कर रहे हैं उसको। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा आपने जो लगा रखा है, तो क्या आपको लायबल किया जाएगा? नहीं। कह रहा है इट वाज परस्यूड अंडर एनी लॉ टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय एनी पर्सन अंडर एनी लॉ। भाई लॉ के अंदर में उनको कहा गया है कि भाई आपको देखना है, ये सारी चीजें करनी है, तो उनको लायबल किया जाएगा? नहीं। इन एनी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। अब भाई एक लड़की है, वो रोज कहती है कि भाई मैं ट्यूशन जा रही हूँ, बट वो ट्यूशन नहीं जाती, कहीं और जाती है ना? अब उसके माँ बाप हैं, या फिर माँ बाप ही नहीं, चले कोई मसला, उसका कोई पड़ोसी है, माँ उसके फादर ने उसको कहा कि भाई बेटा इसको देखना ये कहाँ जाती है, हम लोग से तो कहती कि ट्यूशन जाती हूँ, बट ट्यूशन वाले की 2 दिन पहले कॉल आई थी, कहते कि ये बेटी आपकी ट्यूशन 1 हफ्ते से नहीं आई। जब ये ट्यूशन जाती है इस टाइम में, तो और ट्यूशन वाला कह रहा है कि भाई ट्यूशन नहीं आती, तो जा कहा नहीं, तुम थोड़ा पता करो। ठीक है। अब वो बेचारा जो है लड़की का पीछा करता है, पीछा उछा करके सब आके अंकल को बताता है, अंकल जो है लड़की की खूब पिटाई करते हैं। बेटा हमको कहती थी ट्यूशन जा रहा हो, जा कहीं और रही हो तुम। लड़की को पता चल जाता है कि उस लड़के ने आके
सारी इंफॉर्मेशन दी है, जाके वो केस कर देती है स्टॉकिंग का कि भाई ये हमको स्टॉक करता है, हमको देखता है और आके मेरे माँ बाप को बताता है कि जो है हम ट्यूशन नहीं जाते, कहीं और जाते हैं। तो क्या जस्टिफाइड है उसके लिए? भाई ऑब्वियस सी बात है, उसको उसके फादर ने बोला था भाई देखो, है ना, रीजन है उसके पीछे कि भाई कहीं जाके कुछ और गड़बड़ी ना कर दे। या कोई मान लो कोई एक शॉर्ट फिल्म वगैरह भी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें दिखाते हैं कि भाई कोई अननोन पर्सन जो है कांटेक्ट करता है, फिर उसको मिलने कहीं बुलाता है और फिर जो है उसके साथ कोई गलत एक्टिविटी भी कर सकता है। तो इन सब चीजों के लिए कोई आपके गार्जियन है जो आपको देख रहे हैं, कोई और आपका दोस्त है वगैरह जो आपको ये सब चीजें देख रहा है, आपको कि कहाँ जा रहे नहीं जा रहे, तो वो सारी चीजें उसमें स्टॉकिंग में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें स्टॉकिंग नहीं होगा। अदरवाइज जनरली आपका स्टॉकिंग जो है वो ऊपर के जो 2 क्लाउज थे, क्लाउज 1 के फॉलो करता है किसी वुमन को, उसको कांटेक्ट करता है या फिर उसको मॉनिटर करता है इंटरनेट पे, ईमेल पे, तो वो सारी चीजें जो है वो स्टॉकिंग में होगी। सजा क्या है कि पहला ऑफेंडर है तो आपको 3 साल तक की सजा मिलेगी और फाइन लगाया जा सकता है, और अगर आपका सेकंड ऑफेंडर है तो 5 साल तक की सजा मिलेगी और फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, वो है वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ द वुमन। है ना, कोई आप ऐसी बात कर रहे हैं, कोई आप जेस्चर दिखा रहे हैं, मुंह बना रहे हैं टेढ़ा सा दिखा के देख के लड़की को, जब भी लड़की आपकी तरफ देखे आप बड़ी अजीब सा गंदा सा चेहरा बना रहे हैं, है ना, मिडिल फिंगर उसको दिखा रहे हैं, कुछ उल्टी सीधी बात है उसको ऐसे कर, जिससे उसकी मॉडेस्टी जो है इंसल्ट हो रही, तो उस सिचुएशन में आपकी पनिशमेंट है दैट इज सिंपल इजमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और विथ फाइन एज वेल। ठीक है, तो बस ये सारी चीजें जो है ऐसा है जो आपको सेक्शन याद रखनी है कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है ना। whoever intending to insult the modesty of any woman utters any word, make any sound or gesture, है ना, पौ पा ऐसे आवाज भी लड़के निकालते हैं, होते हैं अलग अलग कलाकार मिल जाते हैं कहीं कहीं पर, 10 में से 5, मतलब 2 नहीं कहूंगा, 5 लड़के तो हैं ही बड़े बदमाश बेचारे, क्या कर, तो वो जो है ऐसी चीजें करते हैं। एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट इन एनी फॉर्म, है ना, तो आप लोग समझते हैं यहाँ पे intending that such word or sound shall be heard or that such gesture or object shall be seen, है ना, कि वो उसको सुनाई दे आवाज, जो वो आवाज निकाल रहा है, जो ऑब्जेक्ट उसको दिखा रहा है वो उसको दिखे, ठीक है, वो वुमेन दिखे, उससे इंट्रोड्यूस अपॉन द privacy of such woman shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years or also liable to fine। ठीक है भाई, आप ऐसी हरकतें करोगे तो ऐसे हरकतें वाले लड़कों का सोसाइटी में, सभ्य समाज में रहना जरूरी नहीं है। वो कुछ दिन जेल की हवा खाएं तो उनके लिए वो बेहतर है। और कितने दिन की हवा खा सकते हैं वो? अप टू 3 ईयर की, अंडर सेक्शन 79। ठीक है, तो ये चीजें जो है कुछ आपको ध्यान रखनी है, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है कुछ ऐसे सेक्शंस जो बेसिकली शादी के बाद होते हैं, ऐसे ऑफेंसेस जो शादी के बाद होते हैं, जैसे कि डाउरी डेथ वगैरह हो गया, क्रूएल्टी हो गया, हरासमेंट हो गया, इन सब को हम लोग कल देखते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, तो इनको कल देखेंगे। एंड देन इसके साथ साथ डाउरी डेथ और जो है किडनैपिंग वगैरह, एब्डक्शन वगैरह, है ना, इन सबको हम लोग कल देखेंगे। यहाँ तक पहले बताइए कि किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है। और थोड़ा सा ना कल आज थोड़ा सा लेट हो गया क्लास को स्टार्ट करने में, बट 5-10 मिनट वो पहली क्लास थोड़ी सी देर हो गई, बट कल हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी